ठीक है, सबसे पहली बात जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसमें जो 4 स्टेजेस हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज ग्रोथ, थर्ड इज मैच्योरिटी एंड द लास्ट वन इज डिक्लाइन। इन सारे स्टेज से पहले जो स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, और जिसके ऊपर पूरा आपका एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएलसी विल डू दैट चैप्टर। तो जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें एक इंट्रोडक्शन स्टेज से पहले होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, इंक्यूबेशन स्टेज। ठीक है, ये स्टेज जो होता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आप प्रोडक्ट का सिचुएशन देखिएगा कि किस तरीके से, कहाँ आपको सारे डिसीजंस आप लीजिएगा प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। एज अ मार्केटर आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए हर एक स्टेजेस में, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। सबसे पहला जो स्टेज है आपका, जिसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं, उसमें हमने 6 पॉइंट्स के ऊपर बात किया था कि जो ये 6 पॉइंट्स है इसके बारे में मुझे कुणाल 2 पॉइंट तुम बताओ, 2 पॉइंट मुझे हामिद बताएगा, 2 पॉइंट स्वाति बताएगी। चलो बताओ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के 2 पॉइंट्स बताओ कि कोई भी मार्केटर को या कंपनी को कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में फर्स्ट सेकंड एक्सप्लोर द मार्केट था और एक पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड हामिद बताओ। फोकस इज ऑन प्रोडक्ट है मैम, और एक क्वालिटी मस्ट बी चेक्ड है। वेरी गुड। स्वाति तुम बताओ 2 पॉइंट। मैम ट्रायल होना चाहिए प्रोडक्ट का। वेरी गुड। और नेक्स्ट? और मैम फोकस प्रोडक्ट पे फोकस होना चाहिए और उसके प्रोडक्शन पे मैम। और एम्फोसिस होना चाहिए कॉस्ट रिडक्शन पे, यानी आप बहुत इनिशियल स्टेज में आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ना बनाए तो बेहतर है। यानी आप इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बना रहे हैं और नेक्स्ट टर्म में जब आप इंट्रोडक्शन में जा रहे हो तो आपका बिल्कुल ही प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि कॉस्ट रिड्यूस करें, प्रोडक्ट पे पूरा फोकस करें, प्रोडक्ट ही आपकी पहचान बनाएगा मार्केट में। साथ साथ में ट्रायल वगैरह करवाइए। ठीक है, फीडबैक लेने के लिए। ट्रायल क्यों होता है? फीडबैक के लिए, यानी कि जब लोग उसको यूज करेंगे तो दे विल गिव यू फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। इट्स बेटर टू ट्राई इट इन द बिफोर द लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, उसका ट्रायल कराइए, कुछ ग्रुप से करवा लीजिए, एम्प्लॉय से करवा लीजिए, ठीक है, आसपास के लोगों से करा लीजिए, लोकल मार्केट्स में करा लीजिए, ट्रायल करवाना। ठीक है, पब्लिसिटी कीजिए प्रोडक्ट का। और पब्लिसिटी जो होता है ज्यादातर क्या हो जाता है, जब आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत लोग जानने लगते हैं लॉन्च करने से पहले कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आने वाला है, तो दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ऑल। ठीक है, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट में भी थोड़ा बहुत आ जाता है कई बार कि ऐसा प्रोडक्ट आने वाला और समथिंग। तो एक पब्लिसिटी कराइए, एडवर्टीजमेंट कराइए और एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए मार्केट को कि कहां पर आपके प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है, आपका टारगेट मार्केट कौन है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो थी वो बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के लिए थी, जिसको हम इंक्यूबेशन स्टेज कहते हैं। दैट स्टेज इज बिफोर द इंट्रोडक्शन स्टेज। नेक्स्ट जो आता है कि स्ट्रैटेजीज क्या बनाना चाहिए इंट्रोडक्शन स्टेज में। इसको पढ़ने के बाद अभी जो मैं स्ट्रैटेजीज कराऊंगी तो उसके बाद आपके बुक में टर्म्स दिए हुए हैं, पाइनियर एंड फॉलोवर, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में क्या क्या स्ट्रैटेजी किसी कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए, व्हाट स्ट्रैटेजी कंपनीज नीड टू टेक इन इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए किसी कंपनी को। पहला, परसुएड पीपल टू ट्राई द प्रोडक्ट। 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 परसुएड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट कीजिए उनको, बताइए कि प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, उनको इन्फ्लुएंस कीजिए अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, उनको परसुएड करने का काम कीजिए। पीपल टू ट्राई द प्रोडक्ट मतलब आपका प्रोडक्ट वो खरीदे, उसके लिए आप ट्राई कीजिए, पहला। सेकंड, स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस should be on advertising. Stress should be on advertising
to inform the customer about the product. Stress should be on advertising to inform the customer about the product. To inform the customer about the product. यानी जो कंपनी है उसका पूरा ध्यान, स्ट्रेस होना चाहिए इंट्रोडक्शन स्टेज में कि वो ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट करे अपने प्रोडक्ट के बारे में. एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मार्केट में वीवो मोबाइल्स आया था, वीवो एंड ओप्पो, तो उन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी को अपनाया था. देखा था आप लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी याद है? एडवर्टीजमेंट का क्या स्ट्रैटेजी था उनका? देखो, एशिया में जो वीवो है दैट इज अ चाइनीज कंपनी, और चाइना में वो कंपनी पहले से ही थी, बट इंडिया में जब वो कंपनी आई अपने प्रोडक्ट के लिए उन्होंने बहुत एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट किया. और एडवर्टीजमेंट का जो तरीका था वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन था, यानी मीडिया को उन्होंने यूज नहीं किया था. उन्होंने बिलबोर्ड्स बना दिए थे, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स. हर जगह पे आपको ब्लू कलर के बोर्ड्स दिखेंगे, VIVO, वीवो, मतलब इतना उन्होंने एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट किया था. यानी हर छोटे से बड़े गली कूचे सब जगह पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया था. याद है कुछ? देखते होंगे बहुत ज्यादा. अभी अगर आप दे took a very different kind of advertisement that people are advertising about their product, companies are advertising their product on the television, but they were using the offline mode and they started using the billboard advertisement. ठीक है, billboard advertisement, न्यूज़पेपर और ट्रेडिशनल तरीकों को उन्होंने ज्यादा यूज किया था. लेकिन फिर भी द मोबाइल फोन इज, तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट में सबसे पहला जो आपका स्ट्रेस होना चाहिए, आपका टेंशन, जो आप जो भी स्ट्रेस ले रहे, जो भी आपका कंसर्न है, वो एडवर्टीजमेंट पे दीजिए इन इंट्रोडक्शन स्टेज. लेकिन जो इंट्रोडक्शन स्टेज में एडवर्टीजमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के अवेयरनेस के लिए होगा, कि यानी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना होगा कंज्यूमर. नेक्स्ट लिखिए, give introductory offer, give introductory offer, give introductory offer. आगे लिखिए, give introductory offers by providing some attractive gift. Give introductory offer by providing some attractive gift to the customers. Give introductory offer by providing some attractive gifts to the customer. Attractive gifts to the customer. Attractive gifts to the customer. इंट्रोडक्टरी ऑफर का मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में आप कुछ ऑफर देना शुरू कीजिए, यानी अपने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ऑफर दीजिए, कुछ फ्री गिफ्ट्स वगैरह दीजिए. ठीक है, कुछ एसेसरीज वगैरह प्रोवाइड कीजिए. अगर आप मोबाइल फोन बना रहे हैं और बेच रहे हैं तो उसके साथ ईयरफोन दे दीजिए. ठीक है, कुछ ऑफर दे दीजिए जिसकी वजह से कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहे. ठीक है, एवरीवन वांट्स फ्री गिफ्ट्स. ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वेट, सबको चाहिए होता है. एंड दीज थिंग्स वर्क्स. ठीक है, ये काम करता है. तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में जब आपने अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है और आपको पता है कि आपका मार्जिन कम है, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, बट स्टिल अगर आपको कंज्यूमर बनाना है और अपने आप को आपको आगे के स्टेज में भेजना है, यानी प्रोडक्ट को आगे के स्टेज में मूव करना है, तो इस टाइप की स्कीम्स जो होती है वो काम आती है. यानी आप कुछ फ्री गिफ्ट दे दीजिए. आप कोई देखना नया प्रोडक्ट आता है तो उसके साथ क्या होता है, उसमें एक पे एक फ्री मिलने लग जाता है, सस्ता होता है, थोड़ा वेट वगैरह ज्यादा होता है, या फिर कोई डिस्काउंट मिलता है. आजकल तो बहुत सारे और अदर ऑफर्स भी आ रहे हैं. मोबाइल आपको रिचार्ज मिल जाता है, मोबाइल रिचार्ज भी मिल जाएगा. 10 रुपए स्क्रैच कीजिए तो 10 रुपए का मोबाइल रिचार्ज. तो दीज काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर. तो आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में कुछ ऑफर्स वगैरह देना शुरू कीजिए. ये सारे तरीके हैं, स्ट्रैटेजी है. ठीक है, नेक्स्ट, गिव वैलिड रीजन, गिव वैलिड रीजन, give valid reason to the customer, give valid reason to the customer to buy a product. Give valid reason to the customer to buy a product. Give valid reason to a customer to buy a product. यानी कि कस्टमर के पास वैलिड रीजन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट को खरीदने का, और वो रीजन देने वाले कौन होंगे? कंपनी. अगर मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ और प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आई कैन नॉट इलैबोरेट अबाउट इट. ठीक है, मैं इलैबोरेट नहीं कर सकती, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपर नहीं बता सकती, क्वालिटी से रिलेटेड मैं चीजों के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकती कंज्यूमर को कि भाई आप क्वालिटी का गारंटी एंड ऑल.
इसीलिए आप कभी भी कोई प्रोडक्ट बनाइए तो वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाइए और कंज्यूमर को रीजन दीजिए कि आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, दूसरे का प्रोडक्ट क्यों नहीं। तो एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन आपको दिखाना पड़ेगा कंज्यूमर को कि उनके प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट बेटर है। कंज्यूमर को रीजन दीजिए कि आपका प्रोडक्ट बेटर, और बेटर किस तरीके से है उसका इलेबोरेशन आप एडवर्टीजमेंट में कर सकते हो। पर्सनल सेलिंग, अगर जैसे मान लीजिए मोबाइल का कंपनी है, वहां शोरूम है, तो शोरूम में यू जस्ट नीड टू सेट दूस पीपल हु कैन इलेबोरेट, हु कैन डिफाइन अबाउट द फीचर एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दे कैन डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रांड्स। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिकली करना है कि कंज्यूमर को बताना है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, कभी भी बहुत बार आप देखते होंगे कि जब भी कभी सर्फ एक्सेल हो या बाथिंग सोप्स वगैरह का एडवर्टीजमेंट आता है, तो उसमें भले वो दूसरे ब्रांड का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन दे आर शोइंग दैट इसके कंपैरिजन में ये बेटर है। जैसे सर्फ एक्सेल को दिखाते हैं ना कि अरे इसको साफ किया तो इससे व्हाइट नहीं हुआ, इससे ये व्हाइट हो गया, राइट। तो दे आर गिविंग द कंपैरेटिव एनालिसिस अबाउट द टू ब्रांड कि लाइक इफ यू विल यूज दिस ब्रांड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ व्हाइटनेस, but if you will use this one you are not able to get this brightness. तो the thing कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन अच्छे से कीजिए, कंज्यूमर को रीजन दीजिए और अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, जो मार्केट में अवेलेबल है उससे बेटर, उससे इम्प्रूव। क्लियर हो गया? नेक्स्ट dealer should be given good discount. 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 यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट के को सेल करने के लिए आपके डीलर हैं, यानी कि जो बेसिकली मीडिएटर हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप हेवी डिस्काउंट देने की कोशिश कीजिए। जब वो हेवी आप डिस्काउंट दीजिएगा, उनको ज्यादा मार्जिन मिलेगा आपके प्रोडक्ट में, तो वो आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई आप ये प्रोडक्ट लीजिए। और ये आप लोगों ने भी बहुत बार फेस किया होगा, जब कोई नई कंपनी आती है और आप मार्केट में जाते हैं तो शॉपकीपर खुद बोलेगा कि अरे सर ये ले लीजिए, अरे मैम ये ले लीजिए, आप ये वाला प्रोडक्ट ये बेटर है, अभी नया नया आया है। Ever you think that Yes, why ma'am. they are promoting the product, why they are promoting the product? Because they know that if they will sell this product they will get the good margin in that. But in branded product जिसका already market में इक्विटी है, वैसे प्रोडक्ट पे ज्यादा कंपनी मार्जिन नहीं देती है, या नीड बेस्ड प्रोडक्ट पे ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता है, क्योंकि उनको पता है उनका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आता है तो उस पर ज्यादा मार्जिन आप दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा कि प्रोडक्ट सेल करने में। क्लियर है ना? तो ये भी एक तरीका है कि डीलर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, देयर शुड बी, सारा का सारा इंट्रोडक्शन स्टेज में है। देयर शुड बी selective distribution to focus on the target customer. There should be selective distribution to focus on target customer. There should be selective distribution to focus on target customer. कभी भी जब आप मार्केट में, जब आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप एक बार में अपने मार्केट को एक्सपैंड मत कीजिए, या एक्सट्रीम लेवल पे उसके ब्रांचेस वगैरह, उसके प्रोडक्ट को सेल करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इतना खर्च मत उठाइए। आप एक ही मार्केट पे पहले फोकस कीजिए। उस मार्केट में अगर आप सक्सेसफुल हो गए प्रोडक्ट को सेल करते करते, या आपके प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने के बाद सेल सही हो रहा है, तो उसके बाद आप मार्केट को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए। मतलब ग्रोथ स्टेज में यू जस्ट नीड टू एक्सपैंड द मार्केट, but first in introduction stage just try to focus on the small group of market या small market and in the particular group of consumers, यानी कुछ लोगों पे, कुछ कस्टमर्स पे फोकस कीजिए, एक मार्केट पे फोकस कीजिए। इंट्रोडक्शन स्टेज में एक साथ खुद को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है, एक्सपैंड नहीं करना दूसरे मार्केट वगैरह। अगर मैं पटना में, मैंने बताया था कि अगर मैं पटना में प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो कुछ मैं अगर उसको सेल करना चाह रही हूँ, तो मैंने एक पोटेंशियल मार्केट चूज कर लिया, मान लो मैंने बोरिंग रोड चूज कर लिया, तो मैं उसी जगह पे फोकस करूँ तो बेहतर है। ऐसा नहीं हो कि मैं ब्रांचेस उसका हर जगह ओपन कर रही हूँ और प्रोडक्ट का सेल और रिटर्न मुझे एज सच नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा फोकस कीजिए पर्टिकुलर कंज्यूमर। नेक्स्ट लिखिए,
scheming pricing or penetrating pricing strategy should be used. Scheming pricing or penetrating pricing strategy should be used. Skimming pricing और penetrating pricing should be used. देखिए ये जो डिसीजन होना चाहिए ये किसी भी कंपनी में होना चाहिए कि भाई आप पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग यानी कम रेट से स्टार्ट करना चाहते हैं सेल करना, या स्कीमिंग यानी हाई रेट से. टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होता है ज्यादातर वो हाई रेट से सेल होता है, क्योंकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है वो बेटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इसीलिए उस पर स्कीमिंग है. लेकिन ज्यादातर पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के साथ यूज करने से ये होगा कि आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, धीरे धीरे कंज्यूमर ज्यादा बनेंगे. तो आपको कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करना है इसका जरूर ध्यान रखिए. नेक्स्ट लिखिए, रिमूविंग द प्रोडक्ट डिफिशियंसी. रिमूविंग द प्रोडक्ट डिफिशियंसी, ठीक है, रिमूविंग द प्रोडक्ट डिफिशियंसी. अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में पता लग गया कि आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंज्यूमर को, कुछ उसमें इशू है, तो ऐसे केस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ग्रोथ स्टेज से जाने से पहले पहले उसकी डिफिशियंसी को रिमूव कर दीजिए. ठीक है, यानी उसको दोबारा से ठीक करना, इंप्रूव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर डिफिशियंसी है तो इन केस इफ देयर इज डिफिशियंसी जस्ट नीड टू रिमूव इट. ओके, तो ये सारी स्ट्रैटेजी आपको इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई भी कंपनी यूज करती है. सेकेंड आइए, नेक्स्ट आइए ग्रोथ स्टेज. स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज, यानी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी ग्रोथ स्टेज में यूज करना चाहिए. पहला है aggressively advertisement. aggressively advertising is required. यहाँ पर भी आप एडवर्स मतलब अग्रेसिवली यानी बहुत ज्यादा आप एडवर्टीजमेंट करेंगे. इंट्रोडक्शन में लोग अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोग मतलब धीरे धीरे लोग वहां पर कैप्चर हो रहे हैं, यानी मतलब लोग खरीदना शुरू करें आपके प्रोडक्ट को. अब यहाँ पर बेसिकली अब आपके प्रोडक्ट के बारे में धीरे धीरे लोग और भी जानेंगे. तो ग्रोथ स्टेज में रिपीटेटिव परचेज के लिए और कंज्यूमर्स बनाने के लिए आप एडवर्टीजमेंट करते रहिए. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इंश्योर्ड. 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 यानी आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ चुका है ग्रोथ स्टेज में, कंज्यूमर ज्यादा बन रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि डिमांड तो बढ़ गया लेकिन आप वो डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके प्रोडक्ट का मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है. तो आपको अपने प्रोडक्ट को टाइमली अवेलेबल कराना है मार्केट में, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा तभी तो कंज्यूमर खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को. तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रहे मार्केट में इन द ग्रोथ स्टेज. नेक्स्ट लिखिए, focus should be on developing the brand. Focus should be on developing the brand. Focus should be on developing the brand. यानी आपके ब्रांड में आपके ब्रांड को डेवलप करने के लिए, आपके ब्रांड के अवेयरनेस को, नोन को, इक्विटी को, वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको काम करना है इस स्टेज पे. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए, कॉम्पिटिटिव प्राइस शुड बी मेंटेन. कॉम्पिटिटिव प्राइस शुड बी मेंटेन. कॉम्पिटिटिव प्राइस शुड बी मेंटेन, यानी कॉम्पिटिटिव प्राइस को मेंटेन रखिए. ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइस को क्या रखिए, मेंटेन रखिए, यानी मार्केट में जिस तरीके के प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेट कीजिए. क्लियर है? किसी को ऐसा है डाउट है ग्रोथ स्टेज में? एनीवन? ठीक. नो मैम. मैच्योरिटी स्टेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आपका जो ग्रोथ होगा वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का होगा, यानी सेल्स जो होगा एकदम पीक पे होगा, लेकिन उसके बाद सेल ऊपर नहीं जाएगा, यानी ग्रोथ नहीं करेगा.
वहीं पर स्टेबल हो जाएगा और फिर वहां से वो बिल्कुल डिक्लाइन की ओर चल जाएगा, यानी पीक ग्रोथ एंड आफ्टर दैट डिक्लाइनिंग, दिस इज मैच्योरिटी स्टेज, राइट। तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिए कि क्या क्या स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा मार्केटर को। तो मोर एंड मोर एम्फेसिस, मोर एंड मोर एम्फेसिस, एम्फसाइज अगर लिखते हो तो एम्फेसिस एम्फसाइज सेम ही है, EMPHASIS, मोर एंड मोर एम्फेसिस is required on brand image, on brand image. More and more emphasis is required on brand image in order to differentiate the product from the competitors, in order to differentiate the product from the competitors. अब इस स्टेज में आपके साथ दो चीजें होंगी, ग्रोथ भी पूरा होगा, एकदम पीक सेल होगा, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिटर्स आपके यहाँ पर एंटर हो जाएंगे आपके मार्केट में। अब कॉम्पिटिटर जब एंटर हो जाएंगे तो यहाँ पर आप एकदम एडवर्टीजमेंट जो कीजिएगा अपने ब्रांड की इमेज को दिखाने की कीजिएगा कि मैं ये ब्रांड हूँ, मैं ये ब्रांड हूँ, ये वाला एडवर्टीजमेंट होगा। ये प्रोडक्ट परचेज कीजिए, ये प्रोडक्ट परचेज कीजिए, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने ब्रांड को दिखाइएगा। ब्रांड प्रमोट मतलब आपका प्रोडक्ट प्रमोट, अपने आप को दिखाइएगा कि मैं कॉम्पिटिटर से अलग हूँ। कॉम्पिटिटर्स अगर मार्केट में आ गए तो आपके लिए टफ कॉम्पिटिशन का सिचुएशन है, प्रोडक्ट में भी आपके कंज्यूमर ना खरीदे, स्विच कर जाएंगे दूसरे ब्रांड की तरफ। तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ तो या तो उनको इंप्रूव भी कर सकते हो, ब्रांड इमेज के ऊपर काम कर सकते हो। नेक्स्ट लिखिए मैम। हाँ बोलो कुणाल। मैम डिफरेंशिएट टू लास्ट में क्या बोले थे? डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। Next point, more benefits may be provided to the customer, more benefits may be provided to the customers, more benefits may be provided to the customer। एग्जाम्पल में लिखिए एक्सटेंडिंग वारंटी पीरियड, गारंटी पीरियड, एक्सटेंडिंग वारंटी गारंटी पीरियड, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यानी कि अब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा, एग्जाम्पल लिखिए वारंटी गारंटी पीरियड, एक्सटेंडिंग द वारंटी गारंटी पीरियड, ठीक है। नेक्स्टली मोर बेनिफिट्स मतलब कि अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स आ गए तो उनसे डिस्टिंक्ट करने के लिए हो सकता है अगर आप 1 साल की वारंटी गारंटी दे रहे थे तो आपने 1 साल और बढ़ा दिया, ठीक है। और ऐसा हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं ना तो गारंटी वारंटी बहुत देखते हैं, कह रहे 2 साल 1 साल 2 साल है तो भाई 2 साल वाला जल्दी हम लोग देखते हैं कि दोनों ब्रांड अच्छा है और 2 साल इसका है तो चलो 2 साल वाला ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए सफारी भी यही चीज करता है। सफारी आप लोगों ने सुना होगा, सफारी जो ब्रांड है आपके बेसिकली लगेज का, तो वो भी 5 साल का वारंटी गारंटी देता है, बल्कि कोई भी ब्रांड जल्दी 5 साल का नहीं देता है, सारे लोग 3 साल का, अमेरिकन टूरिस्टर भी 3 इयर्स का देता है। तो लाइक अपने आप को दूसरे ब्रांड से डिफरेंशिएट करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कंज्यूमर को देना शुरू कीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए change in packaging may be introduced, change in packaging may be introduced, change in packaging may be introduced। चेंज इन पैकेजिंग का मतलब क्या है कि अब आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने की कोशिश कीजिएगा और उसकी पैकेजिंग वगैरह को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, अट्रैक्टिव बना दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आगे, न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी अडॉप्टेड, न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी अडॉप्टेड, न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी अडॉप्टेड, यानी मार्केट में जो नया टेक्नोलॉजी चल रहा है उस टेक्नोलॉजी को आप जल्दी से अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। पीछे रह जाएंगे तो बिल्कुल पीछे ही रह जाएंगे, है ना। ब्रांड जो है वो अगर आपको बेटर प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करेगा, लेटेस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा तो पीपल, आजकल का जो टर्म है या आजकल का जो सिचुएशन है कि the people are getting lots of information from social media and they know कि what is going on in the market right now. So because of the awareness of consumers are increasing, you just need to set yourself in the latest technology or you need to adopt the latest technology, ठीक है। अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जरूरी है, अपने आप को लेटेस्ट रखना, अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है।
तो इसीलिए आप नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लीजिएगा। आगे लिखिए, न्यू फीचर्स कैन बी एडेड टू एनहांस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। न्यू फीचर्स कैन बी एडेड टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। यानी अब आप फीचर्स, पैकेजिंग, टेक्नोलॉजी सब कुछ को मॉडिफाई कीजिएगा, प्रोडक्ट को चेंज कीजिएगा। प्रोडक्ट लाइन चेंज करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है, ताकि कॉम्पिटिटर्स मैम का प्लीज प्रोडक्ट रिपीट। बेटर हो। लिखिए, न्यू फीचर्स कैन बी एडेड टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। न्यू फीचर्स कैन बी एडेड टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। यानी नए फीचर्स को ऐड ऑन किया जाएगा किसमें? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। यानी अगर मेरा मोबाइल मैं बना रही हूँ तो मेरा अभी मोबाइल 4G है, तो आई विल गो थ्रू द 5G, राइट। अभी तो देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनीज ने फर्स्ट मूव एडवांटेज ले लिया है, जैसे कि आपके सैमसंग है और रेडमी है, जो इन्होंने 5G को लॉन्च कर दिया है। 5G मोबाइल को, नेटवर्क का भी नहीं बात कर रही हूँ मैं, नेटवर्क आने में टाइम लगेगा, बट मोबाइल्स आर ऑलरेडी लॉन्च। तो इसी की वजह से बेसिकली कह सकते हैं कि कुछ नए टेक्नोलॉजी वगैरह और नए फीचर्स वगैरह को आप ऐड ऑन कीजिएगा अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मैच्योरिटी में, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत हैवी है, कंज्यूमर का स्विच होने का चांस ज्यादा है, रेवेन्यू कम होने के चांस ज्यादा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ये सारे चेंजेस ला सकते हैं अपने प्रोडक्ट में और अपने कंपनी में, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज है। नेक्स्ट लिखिए, स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज में क्या क्या स्ट्रैटेजी को आप अडॉप्ट कर सकते हो? डिक्लाइन स्टेज में कौन कौन से आप बेसिकली स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर सकते हो? तो मोर एम्फोसिस ऑन द प्रमोशनल स्कीम। वही डिक्लाइन स्टेज में हम लोग वही प्रमोशन वाला काम करेंगे। तो एक चीज आप नोटिस करना, सारे स्टेज में एक चीज जो है वो कॉमन है, दैट इज प्रमोशन। सब स्टेज में प्रमोशन करना है, ठीक है, बट रीजन अलग अलग होगा। एक बार कंपटीशन को, एक बार अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए होगा, एक बार अपनी ब्रांड इमेज को बनाने के लिए होगा, एक बार आपको कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए होगा। और डिक्लाइन स्टेज में क्या है? मोर एम्फोसिस इन प्रमोशनल स्कीम, यानी कि अब आप यहाँ पर रिपीट कर करके एडवर्टीजमेंट दिखाओगे ताकि लोग जो है वो आपके ट्रस्ट बनाए रखे आपके ब्रांड के साथ, ठीक है। मोर एम्फोसिस ऑन द प्रमोशनल स्कीम। प्रमोशनल स्कीम में आप ध्यान ज्यादा दीजिएगा प्रमोशनल स्कीम में। नेक्स्ट लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शुड बी रिड्यूस। लेकिन अब यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हर चीज पे, तो थोड़ा कॉस्ट रिडक्शन का भी काम कीजिएगा। आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट अब धीरे धीरे डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, इस स्टेज में अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मार्केट से गायब। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शुड बी रिड्यूस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो आप कम कर दीजिए, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, मोर वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट कैन बी डन। मतलब ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए प्रोडक्ट पे, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट रिड्यूस कीजिए और जहां जहां जरूरी लग रहा है वहां इनकर कीजिए कॉस्ट। मोर वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट कैन बी डन। प्रोडक्ट में एडिशन ज्यादा कीजिए। और सेकेंड फोर्थ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी रिड्यूस। लेकिन अब आप कॉस्ट जो है, अब आप एक बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना और कॉस्ट जो है बहुत एक्सट्रीम लगाना, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। प्रोडक्ट को इनहांस कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, लेकिन जो एक्सेसिव आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे डिमांड और मैच्योरिटी और ग्रोथ स्टेज में, उसको आप डिक्लाइन कर दीजिए, कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इकोनॉमी पैक्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस। इकोनॉमी पैक ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पर आप पैकेजिंग वगैरह पे भी पैसा कम लगाइए और इकोनॉमी पैक कंज्यूमर्स को थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजी डिक्लाइनिंग स्टेज में अडॉप्ट करना चाहिए। मेरी तरफ से एक और स्ट्रैटेजी है, देखिए सुन लो तुम लोग बस। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं अब सिक्योर हो सकता, आपकी कंपनी अब प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं हो पाएगी इस प्रोडक्ट को लेकर, तो आप ऐसे केस में, अगर आप एक कंपनी और आप सिंगल प्रोडक्ट लाइन के साथ काम कर रहे हैं, तो आप मार्केट में उस कंपनी को पहले ही सेल करने की कोशिश कीजिए, डिक्लाइन से पहले। डिक्लाइन तक आते आते आप जीरो हो जाइएगा, जीरो से बेटर है उसको पहले सेल कर दिया जाए। या तो आप फिर से R&D का काम करना शुरू कीजिए और इंट्रोडक्शन स्टेज में पहुंच जाइए और अपने प्रोडक्ट पे वापस से काम करना शुरू कर सकते हैं।
तो डिक्लाइनिंग स्टेज में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, या तो आप अपनी कंपनी को सेल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो डिक्लाइनिंग स्टेज में थी। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पीएलसी को इफेक्ट करते हैं, इससे पहले एडवांटेजेस में बता देती हूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या है पीएलसी के। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बेसिकली आपको एक थॉरली पिक्चर दिखाता है, जिस पिक्चर से ये पता लगता है कि आपके प्रोडक्ट का सिचुएशन लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन भी हो सकता है, यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड आपको एक पिक्चर में दिख जाएगा पीएलसी में। सेकेंड, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने कंपनी और अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप पीएलसी देख सकते हो। पीएलसी एक स्टैटिस्टिक्स डेटा की तरह भी यूज होता है, बहुत सारी कंपनी उसको एक कंपैरेटिव या कंपैरिजन के लिए यूज करती है, और उससे आपको पता लग सकता है कि दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट कब तक चला, राइट। तो एक कंपैरेटिव के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको एक सेल्स फॉरकास्टिंग बता सकता है कि अगर आप कंपनी में प्रोडक्ट शुरू करते हो, बनाना लॉन्च करते हो, तो कितना एक हद तक सेल हो सकता है। तो एक सेल्स फॉरकास्ट वगैरह के लिए सही है। और वहीं अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है बेसिकली 100% कोई करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे, ये जरूरी नहीं है। मार्केट फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है, मार्केट में इतनी अनसर्टेन और डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स है कि आप नहीं पता लगा सकते हैं कि आपका आगे चलकर, आप एक श्योरिटी नहीं दे सकते हो कि पीएलसी के थ्रू ही आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल पता लगे। आगे ये भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज तक ही ना पहुंचे। तो देयर आर वेरियस ऑफ रीजंस, ठीक है। पीएलसी एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दे जरूरी नहीं है। 100% आपको एक प्रॉपर डेटा, करेक्ट इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिल सकता, और मार्केट इतना डायनेमिक है कि वो पूरा पीएलसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। अब फैक्टर्स क्या है पीएलसी के, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहला लिखिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहला लिखिए रेट ऑफ टेक्निकल चेंज, रेट ऑफ टेक्निकल चेंज, रेट ऑफ टेक्निकल चेंज, ठीक है। रेट ऑफ टेक्निकल चेंज का मतलब क्या है कि इफ टेक्निकल चेंज टेक प्लेस इन द कंट्री एट अ वेरी हाई रेट, यानी कि अगर